हाय गाइस, वेलकम बैक टू एकेएम शॉट्स। आज इन डेज पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी डिस्कस करूँगा। इस चीज़ के नोट्स मैंने मेरे पास अच्छे तरह से बने हुए नहीं है, तो मैंने सोचा कि नोट्स ना दिखा के मैं ही वर्बल इसका रिवीजन एक तरीके से एक ब्रशअप करवा दूँ। अगर नोट्स चाहिए होगा तो आप मुझे बता देना, मैं अच्छे से फ्रेम करके उसको चैनल पे अपलोड कर दूँगा। इंडिया 716 के साथ स्टार्ट करते हैं, जो कि बताता है लीज के बारे में। लीज पहले AS19 था, अब इंडियस 116 है। तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में? तो इंडियस 116 जो है, इट अबॉलिशेस द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेटिंग लीज इन द बुक्स ऑफ लेसी बट स्टिल कंटिन्यूज इन द बुक्स ऑफ लेसर। यानी कि लीज दो तरीके की होंगी, फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। ये कॉन्सेप्ट अब इंडियस 116 से हट गया है। लीज की लेसी की बुक्स में, जबकि लेसर की बुक में स्टिल कंटिन्यूज। और AS19 जो है, इस इंडियाज 116 में जो है, लीज का जो स्कोप है, लीज का जो स्कोप है वो वाइडन कर दिया है। इसने कहा है कि एनी ट्रांजैक्शन और अरेंजमेंट दैट कंटेन्स फीचर ऑफ लीज वुड बी कवर्ड अंडर लीज। यानी कि दो दो मेजर डिफरेंसेस हो गए हैं। पहला डिफरेंस ये है कि इसने फाइनेंस एंड ऑपरेटिंग लीज का जो कॉन्सेप्ट है वो लेसी की बुक में से हटा दिया है इंडिया 716 में, लेसर की बुक में अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। और दूसरा, लीज का जो स्कोप है, ओवरऑल स्कोप है, वो वाइडन कर दिया है। एनी ट्रांजैक्शन अरेंजमेंट विच कंटेन्स एनी फीचर ऑफ लीज, वो भी लीज यानी इंडिया 716 में कवर हो जाएगा। आइए लीज के बारे में बढ़ते हैं। लीज इज एनी कॉन्ट्रैक्ट विच हैज़ द राइट टू यूज ऑफ एसेट इन कंसिडरेशन फॉर अ कंसिडरेशन एंड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, राइट टू यूज एसेट होना चाहिए, फिजिकली डिस्टिंक्ट होनी चाहिए एसेट, कंसिडरेशन होना चाहिए, या जो कि होती है लीज रेंट, और स्पेसिफाइड पीरियड होना चाहिए जो कि होता है लीज टर्म। उसके बाद फीचर के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि कोई भी एक फीचर होगा किसी भी ट्रांजेक्शन में, लीज का तो वो लीज होगा। तो फीचर कौन कौन से हैं? फीचर ये है कि सेपरेटली आइडेंटिफिएबल एसेट होनी चाहिए। जो एसेट लीज पे दी गई है वो सेपरेटली आइडेंटिफिएबल होनी चाहिए। ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट जो है लीज के शुड गो टूवर्ड्स लेसी नॉट लेसर। लेसी के पास, लेसी को जो है सारे बेनिफिट्स आने चाहिए। लेसी हैज़ द राइट टू यूज एंड राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ द एसेट। यानी कि लेसी के पास मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रोल होता है एसेट का। सब्सटेंशियल सब्सटीट्यूशन राइट जो है वो लेसर के पास नहीं होना चाहिए। यानी कि लेसर के पास ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि वो एसेट दे के बाद में रिवोक कर ले या दूसरी एसेट चेंज कर ले। और ये कंडीशन होनी चाहिए कि अगर वो चेंज करता भी है तो वो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल नहीं होना चाहिए लेसर के लिए। सब्सटेंशियल सब्सटीट्यूशन राइट कब एक्सरसाइज होता है? ये तभी एक्सरसाइज होता है जब एसेट खराब हो जाती है या एसेट मेल फंक्शनिंग करने लग जाती है, तो वो उसको रिप्लेस करना पड़ता है। तो उस टाइम पे सब्सटेंशियल सब्सटीट्यूशन राइट लेसर एक्सरसाइज कर सकता है। उसके बाद और लेसर शुड नॉट हैव द सब्सटेंशियल सब्सटीट्यूशन राइट। इसका मतलब होता है कि लेसर जो है वैसे चेंज करेगा नहीं। और सब्सटीट्यूशन राइट इज नॉट इकोनॉमिकली बेनिफिशियल। इट मीन्स लेसर अगर एसेट चेंज कर देता है तो उसके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। कंपोनेंट्स ऑफ लीज कौन कौन से? जो लीज है उसके दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, तो हमें सेपरेट करना पड़ता है, लीज कंपोनेंट एंड नॉन लीज कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल कार और ड्राइवर, तो कार हो गया लीज कंपोनेंट और ड्राइवर हो गया नॉन लीज कंपोनेंट। नॉन लीज कंपोनेंट रेस्पेक्टिव इंडियाज में के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट होता है। जैसे इंडिया 115 वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज एज अ रेवेन्यू हम रिकॉग्नाइज करते हैं, और कार हमारे एग्जाम्पल में लीज कंपोनेंट है जो कि इंडिया 116 से गवर्न होगा। कंपोनेंट्स को हम सेग्रीगेट किस रेशो में करेंगे? फेयर वैल्यू के रेशो में करेंगे। एक प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट भी दिया है कि अगर नॉन लीज कंपोनेंट का, अगर जो नॉन लीज कंपोनेंट की जो है वो बहुत मिनिमल वैल्यू है, ना के बराबर है, तो उसे सेग्रीगेट करने की ज़रूरत है नहीं। फिर सबसे पहले हम बात करते हैं इनिशियल रिकॉग्निशन की। इनिशियल रिकॉग्निशन में जैसे हम एंट्री करते हैं कि राइट टू यूज एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी, राइट टू यूज एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी। और कोई भी डिफरेंस होता है वो कैश डेबिट में हो तो कैश, क्रेडिट में हो तो P&L में हम एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लीज लाइबिलिटी क्या होती है। जैसे कि मैंने बताया था कि इंडिया 716 में फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, तो अभी हम बात कर रहे हैं लेसी की बुक में। तो लेसी की बुक में लीज लाइबिलिटी किस तरीके से कैलकुलेट होगी? वो होगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड लीज पेमेंट्स, जो कि वो रेंट पे करता रहेगा लेसर को। उसके प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स्ड वेरिएबल पेमेंट, कोई भी वेरिएबल पेमेंट है, बीच में कोई
रिपेयर का खर्चा है, जो भी वेरिएबल पेमेंट है वो अगर वो एक्सपेक्टेड है कि वो करेगा तो, और मेबर फिक्स्ड रेट एटसेट्रा लेबर की अकॉर्डिंग भी एडजस्टमेंट होगी, तो वो वैल्यू उसमें ऐड होगी। तो प्रेजेंट वैल्यू फिक्स्ड पेमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंडेक्स्ड वेरिएबल पेमेंट प्लस रेजिडुअल गारंटीड वैल्यू, कोई भी वैल्यू है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको ओवर द पीरियड ऑफ लीज टर्म गारंटीड है कि मिलेगी, तो उसके प्रेजेंट वैल्यू उसकी वो रेजिडुअल वैल्यू उसमें ऐड होगी। फिर परचेज ऑप्शन अगर है एक्सपेक्टेड है टू बी एक्सरसाइज बाय लेसी तो वो ऐड होगा। और टर्मिनेशन पेनल्टी अगर एक्सपेक्टेड है कि टर्मिनेट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट लेसी, तो उसकी वैल्यू ऐड कर देंगे। और कोई भी लीज इंसेंटिव है जो कि शायद लेसी को मिल जाए तो वो माइनस कर देंगे। तो दैट इज लीज लाइबिलिटी। पहले दोबारा बता देता हूँ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड पेमेंट, फिक्स्ड लीज पेमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंडेक्स वेरिएबल पेमेंट्स, रेजिडुअल गारंटीड वैल्यू, परचेज ऑप्शन बाय लेसी अगर एक्सपेक्टेड है तो वो उसकी वैल्यू, टर्मिनेशन पेनल्टी, ये सब ऐड होंगी और लीज इंसेंटिव माइनस होगा। उसके बाद इंसेप्शन डेट क्या होती है, जो लीज एग्रीमेंट साइन करते हैं वो डेट लीज इंसेप्शन डेट होती है। कमेंसमेंट डेट क्या होती है, डेट एसेट इज फिजिकली पोजेस्ड, जब एसेट मिल जाती है तो दैट इज कमेंसमेंट डेट। अकाउंटिंग स्टार्ट होती है कमेंसमेंट डेट से। राइट टू यूज एसेट क्या होता है, राइट टू यूज एसेट की वैल्यू होती है लीज लाइबिलिटी प्लस में ऑल द एडजस्टमेंट डन बिटवीन द इंसेप्शन डेट एंड कमेंसमेंट डेट। कहने का मतलब है कि अगर लीज लाइबिलिटी जो आपने अभी मैंने जिस तरीके से बताया था, ये लीज लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हैं हम पोस्ट कमेंसमेंट, यानी कि एसेट पोजेस कर ली उसके बाद लीज लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, जो कि होती है प्रेजेंट वैल्यू फिक्स्ड पेमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंडेक्स्ड वेरिएबल पेमेंट, गारंटी रेजिडुअल वैल्यू, परचेज ऑप्शन अगर है, ट्रांजैक्शन सॉरी टर्मिनेशन पेनल्टी और लीज इंसेंटिव को माइनस कर देंगे तो वो लीज लाइबिलिटी हो जाएगी। और राइट टू यूज एसेट की वैल्यूएशन होगी लीज लाइबिलिटी जो अभी हमने कैलकुलेट करी है प्लस पेमेंट मेड बिफोर कमेंसमेंट से पहले कोई पेमेंट बना दे दी है लेसी ने तो वो ऐड हो जाएगी। ट्रांजैक्शन कॉस्ट अगर कोई है, लीगल एक्सपेंस उसने करनी है तो वो ऐड हो जाएंगे। डीकमिशनिंग लाइबिलिटी जो होती है, डीकमिशनिंग लाइबिलिटी जो प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग रिस्टोरेशन ऑफ एसेट जो हम इंडेक्स 16 में बनाते हैं तो उसकी वो वैल्यू उसमें ऐड हो जाएगी। और जो लीज इंसेंटिव है जो कि कमेंसमेंट डेट से पहले उसको मिल गया है, लेसी को मिल गया है, तो वो माइनस कर देंगे। तो लीज लाइबिलिटी प्लस में पेमेंट बिफोर कमेंसमेंट, कोई भी एडवांस पेमेंट दे दी है जैसे, तो लीज लाइबिलिटी प्लस में एडवांस पेमेंट ऑफ एडवांस पेमेंट बिफोर कमेंसमेंट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट अगर एंकर करती है, जैसे कोई लीगल एक्सपेंस एंकर करते हैं। डीकमिशनिंग लाइबिलिटी अगर एसेट को ऊपर से एसेट को ले जाने में खर्चा जो हो गया है वो ऐड कर देंगे और लीज इंसेंटिव को माइनस कर देंगे। तो राइट टू यूज एसेट की वैल्यूएशन हो गई लीज लाइबिलिटी प्लस एडवांस पेमेंट प्लस डीकमिशनिंग वैल्यूएशन प्लस कोई भी लीगल एक्सपेंस ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, और माइनस कर देंगे कोई इंसेंटिव और प्लस कर देंगे कोई भी एडवांस पेमेंट है। तो लीज टर्म किस तरीके से कैलकुलेट होगी, लीज टर्म होगी जो कॉन्ट्रैक्ट जिस पे कॉन्ट्रैक्ट है, मान लो 5 साल का लीज टर्म है तो 5 साल तो ही, और प्लस में एक्सटेंडेबल पीरियड अगर वो एक्सटेंड हो सकता है 2 साल तक तो वो 7 साल हो जाएगा। माइनस में टर्मिनेशन एक्सपेक्टेड पीरियड की टर्मिनेट भी हो सकता है, टर्मिनेशन पीरियड मान लो 1 साल का दे रखा है तो दैट इज 5 साल प्लस में 2 साल का एक्सटेंडेबल पीरियड माइनस में 1 साल का टर्मिनेशन पीरियड, तो ये हो जाएगा लीज टर्म 6। सब्सिक्वेंट अभी हमने इनिशियल रिकॉग्निशन कर दिया है राइट टू यूज एसेट टू लीज लाइबिलिटी और डिफरेंस कैश एंड पीएनएल में लीज लाइबिलिटी कैलकुलेट करी हमने। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंडेक्स्ड वेरिएबल पेमेंट प्लस में गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू प्लस में परचेज ऑप्शन प्लस में टर्मिनेशन प्लस माइनस में इंसेंटिव, और उसी में ही एडवांस पेमेंट ट्रांजैक्शन कॉस्ट और इंसेंटिव माइनस कर दिए तो राइट यूज एसेट हो गई। लीज टर्म हमने देखा। अब देखते हैं सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, यानी कि साल हो गया, अब साल के एंड में हम खड़े हैं। अभी हमने बात की थी कमेंसमेंट डेट पे, अब हम बात कर रहे हैं 31 मार्च को। तो लीज लाइबिलिटी किस तरीके से एडजस्ट होगी, तो ओपनिंग बैलेंस हम देखेंगे लीज लाइबिलिटी का, प्लस में इंटरेस्ट जोड़ देंगे ओपनिंग बैलेंस पे। ये इंटरेस्ट उसी रेट पे होगा जिस रेट पे हमने डिस्काउंट किया था। उसके बाद पेमेंट ऑफ लीज टर्म जो हमने सालाना भर दी है तो वो हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। अब क्लोजिंग बैलेंस को नॉन करंट और करंट पोर्शन में बांटेंगे कैसे, तो करंट पोर्शन नॉन करंट पोर्शन में बांटेंगे क्लोजिंग वैल्यू ऑफ करंट ईयर माइनस में क्लोजिंग वैल्यू ऑफ नेक्स्ट ईयर का भी बन जाएगा, क्योंकि लीज शेड्यूल बनाते हैं हम तो हर साल का पता रहता है कि कितने कितने लीज पेमेंट होगी, तो उसी अकॉर्डिंग नेक्स्ट ईयर की जो क्लोजिंग बैलेंस आ रही है एक्सपेक्टेड जो हम कैलकुलेशन करेंगे, तो लीज लाइबिलिटी की नेक्स्ट ईयर की जो क्लोजिंग बैलेंस आएगी और अभी साल की जो क्लोजिंग बैलेंस आ रही है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा करंट पोर्शन का, क्योंकि विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द रिपोर्टिंग पीरियड,
तो 31 मार्च से 12 मंथ के अंदर अंदर जो लाइबिलिटी बनेगी दैट इज आर करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी को हम करंट पोर्शन में रखेंगे, टोटल लाइबिलिटी में से करंट पोर्शन हटा देंगे तो हमारा बन जाएगा नॉन करंट पोर्शन। राइट टू यूज एसेट कैसे एडजस्ट होगा वो हम होगा वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे हम ओवर द ईयर। हम 31 मार्च की बात कर रहे हैं तो पूरे साल में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे हम ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। बट अगर ऑप्शन टू परचेज है एलएससी के पास, ऑप्शन टू परचेज है तो हम एसएलएम बेसिस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद यानी कि डेप्रिसिएशन जो है लीज टर्म पे होता है नॉर्मली, बट अगर ऑप्शन टू परचेज है तो यूजफुल लाइफ के तरीके होगा, तो एक तरीके से एसएलएम ही हो जाएगा। रिवैल्यूएशन मॉडल जो है हम वही लगाएंगे जो इंडिया 16 में लगाया है हमने सेम क्लास ऑफ एसेट पे, यानी कि हमने लीज अगर फर्नीचर का लिया है, फर्नीचर का रिवैल्यूएशन मॉडल इंडिया 16 में जिस तरीके से उन्होंने अडॉप्ट किया है वही अडॉप्ट करेंगे हम इंडिया 116 में भी। सब्सिक्वेंट चेंज इन एस्टिमेट जैसे हमने बताया था, एस्टिमेट में अगर सब्सिक्वेंट चेंज हुआ यानी कि टर्मिनेशन हम कह रहे थे कि एक्सपेक्टेड टर्मिनेशन है वो एक्सपेक्टेड टर्मिनेशन नहीं हुआ एक्सेट्रा कि परचेज ऑप्शन लेगा बट नहीं लिया, तो उस तरीके से जो एक्सपेक्टेशन जो एस्टिमेट किया था हमने वो अगर नहीं हुआ तो हम लीज लायबिलिटी को रीडिस्काउंट करेंगे यूजिंग द न्यू डिस्काउंट रेट एंड सच चेंज इज टू बी एडजस्टेड टू आरटीयू, यानी कि जो करंट में मार्केट करंट जो डिस्काउंट रेट है उस पर रीडिस्काउंट करेंगे और जो भी डिफरेंस आएगा वो हम आरटीयू में यानी एग्जिस्टिंग बैलेंस माइनस प्रेजेंट वैल्यू एट द करंट डिस्काउंट रेट, दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो हम एडजस्ट कर देंगे आरटीयू में, राइट टू यूज एसेट में। उसके बाद सब्सिक्वेंट अगर वेरिएबल रेंट मिल रहा है और इफ अर्लियर कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ लीज लायबिलिटी, अगर वेरिएबल रेंट जो था वो पहले लीज लायबिलिटी का ही पार्ट था तो अब फिर वो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में जो चेंज हुआ है वो लीज लायबिलिटी में एडजस्ट होगा, लेकिन अगर वो पहले लीज लायबिलिटी का पार्ट नहीं था तो पेंडल में चार्ज हो जाएगा। लीज में अगर मॉडिफिकेशन होती है यानी कि जैसे लीज टर्म बढ़ा दी है, कम कर दी है, लीज का एरिया स्क्वायर फीट में बढ़ा दिया है, कम कर दिया है, दैट इज लीज मॉडिफिकेशन। लीज मॉडिफिकेशन में अगर इंक्रीज होता है यानी कि एरिया 5000 फीट से 7000 फीट कर दिया या फिर लीज इंक्रीज इन स्कोप है जैसे एरिया बढ़ा दिया या फिर टर्म बढ़ा दी, तो अगर स्कोप में इंक्रीमेंट होता है और स्टैंड अलोन मार्केट रेट पे होता है तो हम अलग से उसको सेपरेटली अकाउंट फॉर कर देंगे। बट अगर स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस पे नहीं होता है तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा लीज लायबिलिटी को। लीज लायबिलिटी कैसे एडजस्ट करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग लीज लायबिलिटी, जो एग्जिस्टिंग लीज लायबिलिटी आपकी खड़ी है उसका प्रेजेंट वैल्यू प्लस में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ न्यू लीज लायबिलिटी एट द न्यू रेट, जो न्यू मार्केट रेट है ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन जो भी आएगा डिफरेंस। अब जैसे बेसिकली यहाँ पे हम इंक्रीज की बात कर रहे हैं तो इंक्रीज करेंगे तो लीज लायबिलिटी भी बढ़ेगी, और अगर टर्म इंक्रीज कर रहे हैं या एरिया इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारी एसेट भी बढ़ेगी, तो अकॉर्डिंगली जितनी लीज लायबिलिटी बढ़ी है उतनी ही राइट टू यूज एसेट बढ़ा देंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि डिक्रीज इन स्कोप होता है यानी कि एरिया कम कर दिया, 7000 फीट से 5000 फीट कर दिया, लीज टर्म 7 साल से 5 साल कर दिया, तो अगर आप एरिया की बात करें, अगर एरिया कम किया है तो जितना परसेंट एरिया कम किया है उतनी ही परसेंट आप अपनी लीज लायबिलिटी कम कर देंगे और राइट टू यूज एसेट कम कर देंगे। और फिर हम लीज लायबिलिटी जो है राइट टू यूज एसेट कैसे एडजस्ट कर देंगे, हम एग्जिस्टिंग लीज लायबिलिटी जो होगी उसमें से माइनस कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज लायबिलिटी, यानी कि एरिया यहाँ पे कम हुआ है तो लायबिलिटी भी कम होगी तो अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी एट द मार्केट रेट को रीडिस्काउंट करेंगे और जो रिमेनिंग लीज लायबिलिटी है यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग लीज लायबिलिटी माइनस में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग लीज लायबिलिटी एट द मार्केट रेट, उसको रीडिस्काउंट करके, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आरटीयू में एडजस्ट हो जाएगा। अगर टर्म कम हुई है 10 साल से 8 साल हो गई है तो उसको रीडिस्काउंट करें, जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रेजेंट बैलेंस है जो एग्जिस्टिंग बैलेंस है लीज लायबिलिटी का उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एट द ओरिजिनल रेट, जो हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने में यूज़ की थी, ओरिजिनल रेट पर रीडिस्काउंट करेंगे एग्जिस्टिंग लीज लायबिलिटी को यानी कि बैलेंस को, फिर उसको उसका जो डिफरेंस आएगा यानी कि एग्जिस्टिंग बैलेंस का और प्रेजेंट वैल्यू एग्जिस्टिंग बैलेंस का रीडिस्काउंटेड जो डिफरेंस आएगा वो पीएनएल में चार्ज हो जाएगा, और प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ आरटीयू एसेट भी पीएनएल में चला जाएगा, यानी कि जब लीज लायबिलिटी कम होगी तो आरटीयू भी कम होगा तो वो पीएनएल में चला जाएगा। और अगेन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज जो लीज लायबिलिटी अब हमारे पास आई है रीडिस्काउंट करने के बाद उसको करंट मार्केट रेट पे, क्योंकि हमने ओरिजिनल मार्केट रेट पे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की थी, अब ओरिजिनल मार्केट रेट पे हम वापस से उसको वैल्यू करेंगे ताकि हमें तो अब फेयर वैल्यू दिखाना है, तो अभी करंट मार्केट रेट पे हम रीडिस्काउंट करेंगे ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, और जितनी लीज लायबिलिटी आएगी वो हम अब अपनी बैलेंस शीट में शो कर देंगे।
उसके बाद अगर अभी तक हमने लेसीज पॉइंट ऑफ व्यू देखा था, लेसर्स का पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो एमएलपी की जो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो कि लेसर की बुक में इन केस वो होगी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। तो अगर इसमें दो तरीके की लीज होगी, क्योंकि इंडिया 716 में लेसर की बुक में अभी भी ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज दोनों का पोर्शन है। तो अगर ऑपरेटिंग लीज के बारे में बात करूं तो ऑल रेंट्स दैट आर गोइंग टू बी रिसीव्ड प्लस में गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू पेबल ओवर द लीज टर्म रिकॉग्नाइज्ड ऑन एसएलएम बेसिस। तो जो ऑपरेटिंग लीज का कॉन्सेप्ट है उसमें लेसर जो है डेप्रेशन चार्ज करेगा, और उसके जो रिसीवेबल होंगे वो होंगे ऑल रेंट्स प्लस में गारंटी रेजिडुअल वैल्यू, ऑल रेंट्स प्लस में गारंटी रेजिडुअल वैल्यू पेबल ओवर द पीरियड ऑफ लीज टर्म रिकॉग्नाइज्ड ऑन एसएलएम बेसिस। यानी कि अगर 5 साल का है तो गारंटी रेजिडुअल वैल्यू अगर 5 लाख है तो 1-1 लाख हर साल जुड़ जाएगा। फाइनेंस लीज के बारे में बात करें तो सबसे पहले डी रिकॉग्नाइज कर देगा लेसर, यानी कि एसेट क्रेडिट कर देगा। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू, फिर वो रिसीवेबल निकालेगा, वो होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज रेंट पेमेंट प्लस में अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू प्लस में गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, और उन दोनों का फेयर वैल्यू और रिसीवेबल दोनों का जो डिफरेंस होगा वो पीएनएल में चार्ज हो जाएगा। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन देखेंगे तो हम जो ओपनिंग बैलेंस है हमारा लीज लाइबिलिटी का, जो ओपनिंग बैलेंस हम इनिशियल रिकॉग्निशन में जो हम रिकॉग्नाइज करेंगे, उसके बाद जो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन होगा साल के एंड में 31 मार्च को, तो उसमें से हम इंटरेस्ट को माइनस कर, इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग बैलेंस पे, जो कि चार्ज हो जाएगा पीएनएल पे, और जो लीज रेंट हमने पे कर दिया है उसमें लीज लाइबिलिटी में से घटा देंगे, तो लीज लाइबिलिटी का बैलेंस हमारा बैलेंस शीट में आ जाएगा। उसके बाद अगर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट है और इन्वेंट्री पे है तो हम पीएनएल में चार्ज कर देंगे, और पीपीई पे है तो हम लीज रिसीवेबल में इंक्लूड कर देंगे। अच्छा, गारंटीड, अब कुछ टर्म्स है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जो कि होता है लीज रेंट प्लस गारंटी रेजिडुअल वैल्यू प्लस में गारंटी रेजिडुअल वैल्यू। इन नेट इन्वेस्टमेंट होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ब्रैकेट लीज रेंट प्लस गारंटीड अनगारंटीड वैल्यू, और अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम होती है द डिफरेंस बिटवीन द नेट इन्वेस्टमेंट एंड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन, जिसमें लेसी जो सेल करता है लेसर को, लेसर वापस लीज बैक कर देता है लेसी को। ट्रांजैक्शन अगर रिकॉर्डेड एज सेल है, यानी कि रिकॉर्ड सेल की तरह ही करी है, तो सेल वैल्यू में से फेयर वैल्यू ऑफ एसेट जो कि दी है, सेल करी है, तो सेल वैल्यू माइनस में फेयर वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड का डिफरेंस आएगा, वो लोन की तरह ट्रीट होगा। और प्रेजेंट वैल्यू जो मिनिमम जो लीज लाइबिलिटी है, लीज लाइबिलिटी कैलकुलेट होगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट प्लस में गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट प्लस में गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू माइनस में लोन अमाउंट जो कि हमने अभी रिकॉग्नाइज किया था, और राइट टू यूज एसेट प्रोपोर्शनेटली हम एडजस्ट कर देंगे विच इज कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट इनटू द लीज लाइबिलिटी, जो कि अभी हमने कैलकुलेट की है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट प्लस में गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू माइनस में लोन अमाउंट, यानी कि कैरिंग, अब जो प्रोपोर्शनेट एडजस्ट होगा आरटीयू का वो है बैलेंस ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट इनटू लीज लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट सोल्ड। अगर सेल नहीं है, हमने सेल की तरह रिकॉग्नाइज नहीं किया है, तो पूरे अमाउंट को लोन की तरह रिकॉग्नाइज कर लेंगे।